हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मेरा कोई भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH-11 हथियारों की ट्रेनिंग और प्राचीन खजाना। शौर्य, जिसने आज दिन भर अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके बिना रुके पुतलों के साथ लड़ाई की, वह अपने कमरे में आकर साधना के लिए बैठ गया। जैसे जैसे उसका साधना स्तर बढ़ रहा था, आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ने लगी थी। अब उसका और हरे रंग से चमक रहा था। आज वह अनाहत चक्र को पार करके विशुद्ध चक्र में पहुंचने वाला था। उसने अपनी भैरवी साधना को शुरू किया। कुछ समय बाद उसका गले का चक्र चमकने लगा और वह विशुद्ध चक्र में पहुंच गया था। उसने फिर अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा और कुंडलिनी ऊर्जा को अन्य 30 सूक्ष्म चक्रों में भेजना शुरू किया। इन चक्रों में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक थी और कमरे में मौजूद ऊर्जा अब काम पड़ने लगी थी। सुबह होने तक वह सिर्फ 7 सूक्ष्म चक्रों को जगा पाया था। जब वह मैदान में आया तो उसने माया से पूछा, माया, यह कोई ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में मौजूद हो? माया ने कुछ सोचा और बोली, स्वामी, लगता है आप अनाहत चक्र तक पहुंच गए हो। अगर इससे आगे की साधना करनी है तो आपको मेडिसिन गोलियों की जरूरत होगी। हमारे जंगल में सभी प्रकार की दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और अपने अभी तक खजाने का दरवाजा भी नहीं खोला, उसमें भी आपको कई दवाइयां मिल जाएगी। लेकिन आज आप दिन भर अपने अगले अभ्यास पे ध्यान देंगे। शौर्य ने हमें सिर हिलाया, फिर मैदान में चला गया। उसने देखा कि आज दीवार पर बनी तस्वीर ने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ है। शौर्य इसे तुरंत समझ गया और रैक में से उसने खंजर निकाला और दीवार पर बने मूव्स को दोहराने लगा। उसने इन मूव्स को दिन भर में 1000 बार दोहराया। इस तरह उसके खंजर का अभ्यास खत्म हो गया था। वापस जाते समय माया आज उसे उसी शिव मंदिर ले गई जहां से उसने विरासत पाई थी। मंदिर पहुंचकर माया ने सहारा को लेफ्ट साइड वाला दरवाजा खोलने कहा। शौर्य ने उस दरवाजे को खोला, पर खोलने के बाद वही रुक गया। उसके सामने रत्नों, सोने, चांदी और कई प्रकार के हथियारों से भरा कमरा था। एक कोने में कुछ हवाबंद बोतलें भी रखी थी। इसे देखकर मानो शौर्य एकदम चकरा गया हो। तभी उसे माया की आवाज सुनाई दी, स्वामी, यह खजाना आज से आपका हुआ। इसमें आपको दवाइयों से लेकर हथियारों तक सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसने एक बोतल को उठाया और बोली, स्वामी, इस बोतल में आध्यात्मिक ऊर्जा की गोली है। आप एक गोली के साथ पूरा एक मुख्य चक्र पार कर सकते हो और अनाहत स्तर के 10 चक्र पार कर सकते हो। जब शौर्य ने यह सुना तो वह खुश हो गया और उसने तुरंत वह बोतल हाथ में ली। तभी माया का ध्यान उन आभूषणों में पड़ी एक अंगूठी की ओर गया। उसने तुरंत जाकर उसे हाथ में उठाकर शौर्य को दिखाया और बोली, स्वामी, इसे देखिए, यह एक स्टोरेज रिंग है। और यह एक खास रिंग है जिसे ड्रैगन गॉड ने विश्वकर्मा को ड्रैगन पैलेस बनाने पर दी थी। जब शौर्य ने यह सुना तो तुरंत दौड़कर माया के पास गया और उसके हाथ से वह रिंग ली और उसे निहारने लगा। तभी उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी, अरे ओ लालची इंसान, तनिक हमारी भी सुन लो। ये जो रिंग तोहरे हाथ में है वो बहुत खास है। इसमें तुम यह पूरा डायमेंशन रख सकते हो। इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें लेकिन अपना खून बहाना होगा। जब शौर्य ने खून की बात सुनी तो वह सकपका गया। लेकिन यह तो स्टोरेज रिंग थी, इसके लिए वो पूरा 1 लीटर खून बहाने के लिए तैयार था, तो एक बूंद क्या चीज है। शौर्य ने तुरंत पास पड़े हथियार में से एक खंजर उठाया और छोटा सा एक कट लगाकर अपनी उंगली से एक बूंद खून अंगूठी पर डाल दिया। खून गिरते ही शौर्य अंगूठी से जुड़ गया और उसने देखा कि पूरी अंगूठी खाली थी और उसके अंदर बहुत बड़ा मैदान दिखाई देने लगा। उसने फिर अपने मन से अंगूठी को नियंत्रित किया और वह बाहर आया। फिर उसने सभी बाकी हथियारों को एक एक करके ध्यान से देखा। इसमें उसने कई कवच, कई तलवारें, भाले, बर्चियां, पट्टे, गदा और कुछ गोल बॉलर्स देखे। जब माया ने देखा कि शौर्य उन बॉलर्स को सवालिया नजरों से देख रहा है तो वह बोली, स्वामी, यह भी एक तरह के कवच है, लेकिन ये पहनाने वाले के इच्छा अनुसार बदलते हैं। मैंने भी ऐसा ही कवच पहना है, देखिए, यह मेरे इच्छा अनुसार आकार बदलता है। इसी के साथ माया का ड्रेस अपना कलर बदलकर अपना आकार बदलने लगा। यह देखकर शौर्य हैरान हो गया। अब तक उसे लगता था कि माया के पास बहुत कपड़े होंगे, इसीलिए वह हर दिन अलग अलग कपड़े पहनती है। अब उसे इसका कारण पता चला। उसने तुरंत एक बॉल उठाई और फिर सिस्टम बोली, मालिक, इससे भी तुम्हारा खून चाहिए।
सोच लो बेटा, वरना खून के कमी के कारण मर जाओगे। शौर्य ने सिस्टम की बाकी बकवास को अनसुना किया और अपनी एक बूंद उस गोले पर डाल दी। गोला तुरंत उसके शरीर से चिपक गया और शौर्य के इच्छा अनुसार एक ड्रेस में बदल गया। शौर्य इन कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहा था, इतना हैंडसम कि माया जैसी अप्सरा भी उसे घूरने लगी थी। इसके बाद माया ने कई हथियार और वस्तुओं की पहचान कर दी। शौर्य जब सब चीजों को अच्छे से समझा, उसने तुरंत सारा खजाना अपनी अंगूठी में छुपा लिया। जब पूरा कमरा खाली हुआ तो उसकी नजर एक तलवार पर पड़ी। उसने मुड़कर सवालिया नजर से माया को देखा तो माया बोली, स्वामी, यह तलवार विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, लेकिन इसमें एक कृत्रिम आत्मा डाली गई है और यह आत्मा बड़ी नटखट है। ये भी आपके शरीर में मौजूद आत्मा की तरह है, लेकिन यह ज्यादा शक्तिशाली है पर दिमाग से थोड़ी कम है। जब माया ने यह कहा तो वह तलवार जोर से हिलने लगी और उसमें से एक छोटी 5-6 साल की लड़की का साया निकाला। वो चिल्लाकर बोली, अप्सरा माया, आपको ज्ञात होगा कि मैं आपकी तरह कैद नहीं हूं, मैं यहाँ अपनी मर्जी से रुकी हूँ। अगर आपने हमारा फिर से अपमान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं। तभी शौर्य के शरीर से एक और छोटी लड़की निकली और वह बोली, 107, यह क्या तरीका है अपनों से बड़े इंसान से बात करने का, जल्दी से इनसे माफी मांगो। जब शौर्य ने यह देखा तो वो हैरान हो गया। तभी तलवार की आत्मा नीचे सिर करके माया से माफी मांगने लगी। फिर सिस्टम ने उस तलवार को शौर्य के साथ रहने के लिए कहा, इससे वह तलवार गायब हो गई और शौर्य के हाथ पर एक तलवार का टैटू बन गया। दूसरी ओर शौर्य के मेंटल स्पेस में दो लड़कियां जोर जोर से बातें करने लगी और शौर्य का सिर दर्द करने लगा। यह क्या नया सिर दर्द शौर्य के गले पड़ गया? क्या सिस्टम अकेली कम थी जो अब एक और आत्मा उसके शरीर में रहने लगी है? कैसा होगा शौर्य का इनके साथ का जीवन? क्या शौर्य कभी वापस बाहर जा पाएगा? CH-12 वापसी का रास्ता। तुम दोनों अपनी चपड़ चपड़ बंद करोगी या नहीं, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। एक लड़का आंखें बंद करके चिल्ला रहा था। उसके बगल में खड़ी खूबसूरत लड़की अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। तभी दोनों लड़कियां एक साथ बोली, जी मास्टर, वो बस हम बड़े दिनों के बाद मिले तो जरा ज्यादा ही शोर मच गया। हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। इतना कहकर दोनों लड़कियां शांत हो गई। कुछ देर बाद शौर्य अपने में कमरे में लौटा और उस बोतल में से गोली निकालकर अपने मुंह में डाल दी। गोली मुंह में जाती ही घुल गई और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की बाढ़ आ गई हो। उसने तुरंत इस फ्लो को कंट्रोल किया और अपने चक्रों को जगाने लगा। ऐसा करते करते पूरी रात बीत गई। उसने आज एक ही रात में अपना अनाहत चक्र से अजना चक्र तक की साधना कर ली। शौर्य यह बिना रुके साधना के हर स्तर को पार कर पा रहा था। उसकी वजह थी उसकी भैरव साधना तकनीक। इधर बाहर माया की शक्तियों में भी बढ़ोतरी हो रही थी। वह अब पहले से ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर लग रही थी। अगले कुछ दिनों तक शौर्य ने अब हथियारों का अभ्यास और साधना की। उसकी साधना अब सहस्त्रारा चक्र तक पहुंच गई थी। इस स्तर को पार करते ही वह मानवीय बंधनों से मुक्त हो जाएगा। उसने सारे हथियार चलाने सीख लिया था, साथ ही साथ आवाहन मंत्र भी सीख लिए थे। आज माया बड़ी खुश लग रही थी। उसके स्वामी ने अपनी साधना का पहला पड़ाव पार कर लिया था। वह दौड़कर शौर्य के पास आए और बोली, स्वामी, आप अब साधना के पहले चरण को पार कर गए हैं, जिसके वजह से हम दोनों भी अब इस डायमेंशन से बाहर जा सकते हैं। क्या इस डायमेंशन से हम बाहर जा सकते हैं? इसका मतलब मैं जो सोच रहा था कि हम यहाँ फंसे हैं वो सच नहीं था। नहीं स्वामी, आप इस डायमेंशन के स्वामी हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से बाहर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। फिर शौर्य ने कुछ सोचा और अपने आप को बाहर ले जाने की इच्छा मन में प्रस्तुत की। तुरंत उसके सामने एक गोल दरवाजे की तरह स्पेस पोर्टल खुल गया। उस पोर्टल को देखकर शौर्य बहुत खुश हुआ। आज शौर्य इस पोर्टल से बाहर अपना सिर उठाकर जा सकता था। यह शौर्य पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ, स्मार्ट और हैंडसम बन गया था। अब हर सवाल का जवाब सामने वाले के आंखों में देखकर दे सकता है। उसे भी पता था कि आज वह एक सुपरह्यूमन बन गया है। उसकी ताकत इस विश्व के किसी भी हथियार से ज्यादा है। उसने फिर कुछ सोचा और पोर्टल को बंद कर दिया और बोला, माया, भले ही मेरी साधना पूर्ण हुई है, लेकिन मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा। मुझे पहले अपनी साधना को स्थापित करना है और मैं उसे ध्यान करके करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो मेरी आभा के कारण सबको पता चल जाएगा कि मैं एक साधक बन चुका हूँ और मैं फिर सामान्य जीवन जी नहीं सकता। जैसी आपकी इच्छा, आपके लिए मैं साधना स्थल की अरेंजमेंट करती हूँ। इतना कहकर माया वहां से चली गई।
इधर शौर्य अपने बदले रूप को लेकर बाहर जाकर क्या करेगा यह सोच रहा था। कुछ देर बाद वह अपने साधना स्थल पर पहुंच गया और ध्यान करने लगा। अगले 1 महीने तक उसने यहीं पर बैठकर साधना की और अपने साधना को पूरी तरह स्थापित किया। अब उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वह एक साधक है। साथ ही सिर्फ उसके पर्सनैलिटी को छोड़कर वह अब एकदम सामान्य दिख रहा था। कुछ देर बाद वह माया आई। उसने कई सारी बोतलें भरकर नदी का पवित्र पानी लाया था। कुछ फलों की टोकरियां और वनस्पतियों की टोकरियां वह लेकर आई थी। शौर्य ने उन सब को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया और तैयार हो गया अपने अगले सफर पर। स्थान अग्निहोत्री मैंशन। दीनानाथ अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ रहा था, पर उसके दिल में आज बेचैनी हो रही थी। रह रहकर उसे आज शौर्य की याद आ रही थी और अपनी पत्नी से किया हुआ वादा याद आ रहा था। पर उसी के साथ उसके दिल में एक डर का साया हिचकोले ले रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुला और दुष्यंत अंदर आया। बाबूजी, पूरे समंदर में हमने हर तरफ तलाश की लेकिन उसकी बॉडी हमें नहीं मिली। मुझे लगता है उसे किसी जानवर ने निगल लिया हो। दुष्यंत गड़बड़ी में बोला। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, दीनानाथ गहरी आवाज में बोला। लेकिन बाबूजी, फिर हमें उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। दुष्यंत ने थोड़े निचली आवाज में पूछा। कौन सा अंतिम संस्कार? किसका अंतिम संस्कार? कौन से अधिकार से तुम यह करने की बात कर रहे हो? याद रखो, तुमने कभी उसे अपना बेटा माना नहीं था, तो तुम्हें उसका अंतिम संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं। दफा हो जाओ यहां से, दीनानाथ गरज कर बोला। उसका गुस्सा मानो आसमान छू रहा था। दुष्यंत ने यह सुना तो वह तुरंत रूम से बाहर चला गया। तभी आसमान में तेज बिजलियों की कड़कड़ाहट हुई और ज्यादातर बिजलियां अग्निहोत्री मैंशन के ऊपर चमक रही थी, मानो वो किसी आने वाले तबाही का स्वागत कर रही हो। इधर कुछ समय बाद समुद्र के उफनते पानी पर अचानक अंधेरे में एक आकृति प्रकट हुई। उस लड़के की उम्र लगभग 20 साल होगी। वह पानी पर चलकर किनारे की तरफ आ रहा था, मानो वह जमीन पर चल रहा हो। यह लड़का कोई और नहीं, शौर्य ही था। जब वह शहर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसने अपना मोबाइल, जो बंद हो चुका था, उसे निकाला। उसमें से सिम कार्ड निकालकर उसने वह मोबाइल फेंक दिया और रास्ते पर वह पास ही के ज्वेलर्स के दुकान पर गया। उसने वह जाकर अपने जेब से कुछ कीमती पत्थर निकाले और उन्हें उसने दुकानदार को बेच दिया। उसे उसके बदले अच्छी खासी कीमत मिली। पैसों का इंतजाम होने के बाद वह फिर मोबाइल दुकान पर गया और सबसे पहले एक मोबाइल खरीद लिया। जब उसने उसे ऑन किया तो उसके मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे थे। इनमें से एक भी नोटिफिकेशन उसके परिवार की तरफ से नहीं था। हमारा शौर्य शहर में वापस तो आया है, लेकिन अब कैसी रहेगी उसकी लाइफ शहर में आने के बाद? क्या वह फिर से लोगों द्वारा अपमानित किया जाएगा या फिर शौर्य देगा उन्हें मुंह तोड़ जवाब? CH13 आई एम बैक। शौर्य, जो अपने होटल कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था, उसे अपने फोन की रिंग सुनाई दी तो उसकी नींद टूट गई। उसने जब घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। उसने फिर अपनी फोन की ओर देखा तो पाया कि यह एक अननोन नंबर था। उसने उस फोन को उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप शौर्य अग्निहोत्री है? शौर्य ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं शौर्य बात कर रहा हूँ। और आप कौन बात कर रहे हैं? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैं द्वारिका सिटी पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आपके नाम पर अटेम्प्ट टू सुसाइड के अंतर्गत केस दर्ज हुआ है। हमने आपका मोबाइल ट्रैकिंग पे रखा था, तो आज हम पता चला कि आपका मोबाइल फिर से ऑन हुआ है, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया है। अगर हो सके तो आप पुलिस स्टेशन आकर अपना जवाब दर्ज करके जाए, तो हम यह कैसे क्लोज कर देंगे। ओह, तो ये बात है। मुझे माफ करना, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी कैसे किसके द्वारा दर्ज की गई थी? शौर्य ने पहले माफी मांगकर फिर अपना सवाल पूछा। उस ऑफिसर ने आगे बताते हुए कहा, दरअसल आपकी केस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दर्ज की गई थी। जब आप समुद्र में कूदे तब एक लड़की ने देख लिया था। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपना फोन काट दिया और उठकर नहाने चला गया। नहाने के बाद बाहर आकर शौर्य ने अपने आप को आईने में देखा और अपने बड़े हुए बालों को देखकर उसने कुछ सोचा और अपनी हथेली पर एक विंड ब्लेड बनाया और अपने बालों को एक सोल्डर कर दे दिया। उसने अपने गालों पर उगी दाढ़ी को भी निकाल दिया। उसने सिर्फ अपनी मूंछों को रखा और उन्हें अच्छे से ट्रिम किया। उसके बाद उसने अपने शरीर पर लगे उस जादुई कपड़े को एक कैजुअल आउटफिट में बदल दिया। पैरों में स्पोर्ट्स शूज, जीन्स की पैंट और एक ऑफ व्हाइट टी शर्ट उसने पहन लिया। कुछ ही देर में वह चेकआउट करके पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसे वहां एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था।
उसके सामने उसका छोटा चचेरा भाई विशाल खड़ा था। जब विशाल ने शौर्य को देखा तो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अक्का बोला, लो आ भाग्य हमारे प्रभु, आप यहाँ पधारे। जनाब, हमने सुना था कि आप अपना अपमान सहन नहीं कर पाए और समुद्र में कूदकर जान दे दी। मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम जिंदा वापस आए, हो सके तो मर ही जाते। टेक रागिनी चाची के मन को थोड़ा सुकून मिल जाता। इतना कहकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा था। उसके बाद वो फिर बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, क्योंकि तुम कभी अग्निहोत्री खानदान के थे ही नहीं। जब शौर्य ने उसके मुंह से ये सुना तो उसका गुस्सा तुरंत आसमान तक गए, लेकिन उसने अपने आप को रोका और बोला, अरे आजकल पुलिस स्टेशन में जोकरों को भी लाकर रखा जाता है क्या, स्वागत के लिए। शौर्य ने उसका मजाक बनाते हुए कहा और आगे बोला, मैंने अपने बचपन में एक नौकर को कहते सुना था कि विशाल अग्निहोत्री उसका बेटा है, लेकिन उस बुड्ढे ने इस बात को दबा दिया और तुम्हें अपना लिया। ऐसा कुछ अभी के साथ भी हुआ था। अरे हाँ, वो क्या कहते हैं, तुम्हारी माँ तो बिना ब्याही माँ बनी थी। जब विशाल ने ये सुना तो वो पहले हैरान हुआ, फिर उसे गुस्सा आया और बोला, शौर्य तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बात करने की, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर गटर में फेंक दूंगा। अब 1.5 फुट ज्यादा उछल मत वरना टूट जाएगा कहीं, फिर तेरे उस असली बाप को आकर तुझे टुकड़ों में लेकर जाना पड़ेगा। चल हट यहाँ से वरना। डॉट उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने उसकी काम हाइट का मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ाया और उसे धमकी दे डाली, वो भी उसकी आंखों में देखकर। जब शौर्य यह बोल रहा था तो उसका हल्का किलिंग इंटेंट बाहर निकला, जिसकी वजह से विशाल अपने आप थर-थर कांपने लगा। वह तुरंत जमीन पर बैठ गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। शौर्य उसे नजरअंदाज करके आगे निकल गया और उसने कांस्टेबल को अपनी पहचान बताकर अपना जवाब दर्ज करवा कर केस क्लोज कर दिया। जब शौर्य पुलिस स्टेशन से बाहर आया तो देखा विशाल अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहां खड़ा था और शौर्य को घूर कर देख रहा था। शौर्य ने जब ये देखा तो वह तुरंत समझ गया कि विशाल आज उसे पीटने के तैयारी के साथ आया है। शौर्य भी उसकी तरफ एकदम आराम से चलते हुए आया और उसने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर उसे देखते हुए बोला, क्यों बे बठले, लगता है तू आज अपनी हाइट काम करके ही मानेगा। मैंने बताया था तुझे, ज्यादा उछल मत वरना टूट जाएगा। हा हा हा। शौर्य, लगता है पिछले 2 हफ्तों में तेरा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है और तेरी अकड़ बढ़ गई है। तुझे क्या लगता है घर से निकलने के बाद तू कुछ भी कर सकता है? ये तेरी गलत फहमी है पगले, मैं तो अब तुझे कुछ भी कर सकता हूँ। विशाल चिढ़कर हंसते हुए बोला। तभी शौर्य बोला, अरे मेरे छोटे भाई, तू गलत समझ रहा है। जब घर में था तब मैं मजबूर था, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें जान से भी मार दूं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। इतना कहकर शौर्य थोड़ा पीछे चला गया। जब एक दुकान के सामने आया तो वह रुक गया और चिढ़ाते हुए बोला, अबे ओ 1.5 पसली, तुझमें दम है तो आगे बढ़, कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। इतना कहकर शौर्य अपनी जगह पर आराम से खड़ा हुआ, मानो वह उन्हें उकसा रहा हो। तभी विशाल ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो सारे बॉडीगार्ड्स दौड़कर शौर्य पर हमला करने आगे आए। जब शौर्य ने यह देखा तो वो बोला, अब मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता, चलो इनसे थोड़ा खेला जाए। एक बॉडीगार्ड जिसने सबसे पहले शौर्य को घूसा मारने वाला था, तभी शौर्य ने बगल में मुड़कर एक घूसा उसकी पसली पर दे मारा। क्रैक की आवाज के साथ उसकी पसलियां टूटने की आवाज सुनाई दी और वो आदमी जगह पर ढेर हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा था। तभी एक और बॉडीगार्ड दौड़ के आया, उसे भी शौर्य ने अपने घुटने से एक जोरदार किक मार दी। उसी के साथ उस आदमी ने तुरंत उल्टी कर दी। तभी बाकी बचे बॉडीगार्ड्स अपने रास्ते में रुक गए और पीछे चले गए। अब वो समझ गौर थे कि अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो उनकी हालत भी उनके साथियों की तरह होगी। जब विशाल ने यह देखा तो वह कांपने लगा। तभी शौर्य उसके पास आया और नीचे झुककर बोला, आई एम बैक ब्रो, आई एम बैक। क्या करेगा शौर्य विशाल के साथ? क्या अग्निहोत्री उसे कुछ कर पाएंगे? कैसा रहेगा शौर्य का अगला सफर? CH-14 बस पगली रुलाएगी क्या? पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एक कपड़े के दुकान के सामने भीड़ जमा हुई थी। उस भीड़ के बीचों बीच एक कम ऊंचाई वाला लड़का अपने घुटनों पे बैठकर दूसरे लड़के से माफी मांग रहा था। मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, उसके बाद मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। विशाल रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। तभी शौर्य ने एक शैतानी मुस्कुराहट देते हुए कहा, मेरे प्यारे सीधे साधे भोले भाले भाई, तूने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, वो भी तब जब मैंने कई बार तुम्हें वार्निंग दी, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी।
बड़ी चूल मची थी ना तुझ में मुझे पीटने की, तो अब तेरी पिटाई होगी तो तुझे भी चुपचाप सहन करना पड़ेगा, वरना लोग जो तेरी पिटाई देखने आए हैं बुरा मान जाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने उसके मुड़े हुए घुटनों पर जोरदार लात मार दी। लात पड़ते ही विशाल चीख पड़ा। उसकी दोनों घुटनों की हड्डियों का चूरमा बन चुका था। विशाल को वही चिल्लाते चीखते हुए लोगों ने देखा तो उनकी रूह कांप गई, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। शौर्य ने फिर दुकानदार को देखते हुए कहा, अंकल मुझे इस घटना को पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए, अभी के अभी। मैं आपको इसके चार्जेस दे दूंगा। जब बात पैसे की हो तो हर गुजराती कुछ भी कर सकता है। तो दुकानदार ने तुरंत सारे वारदात की रिकॉर्डिंग शौर्य को भेज दी। शौर्य ने उसे कुछ पैसे दे दिए और वो विशाल को किसी कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाने लगा। पूरे जमीन पर खून फैला हुआ था और उसे घसीटने के वजह से खून के निशान विशाल की गाड़ी तक फैल गए। शौर्य ने विशाल को पिछली सीट पर फेंक दिया और उसकी कार में बैठकर अग्निहोत्री मैंशन चला गया। कुछ देर बाद गाड़ी अग्निहोत्री मैंशन में आकर रुकी और उस गाड़ी से शौर्य नीचे उतारा। उसने पीछे जाकर विशाल को उसके बालों से पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। फिर शौर्य गेट पर गया और एक जोरदार किक से पूरा गेट उखाड़ दिया। शौर्य विशाल को घसीटते हुए में हाल में आया और विशाल को किसी बोरे की तरह फेंक कर बोला, साला हम हर जुर्म चुपचाप सह रहे थे तो इसे तुम लोगों ने मेरी कमजोरी समझा। हम कोई घंटा नहीं कोई कुत्ता आकर हमें बजाकर चला जाए। उस हाल में सभी अग्निहोत्री फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। सभी को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया था। इस बात का कारण था कि शौर्य वापस आया है, लेकिन जिसके बारे में वह बात कर रहे थे वह अचानक उनके सामने एक इंसान को उसके बालों से पकड़कर खींचते हुए ला रहा था। अबे ओ चाचा, ओ वाले चाचा, इधर देख, यह जो तेरी औलाद है ना मुझे पीटने के लिए गुंडे लेकर आई थी, अब मैंने उसे थोड़ी तमीज सिखा दी है तो इसका आगे से ध्यान रखना। शौर्य ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा। तभी दीनानाथ जो में कुर्सी पर बैठे थे बोले, शौर्य ऐसा बर्ताव एक अच्छे घर के लड़के को शोभा नहीं देते, अपने बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तभी शौर्य तुरंत बोला, अबे ओ बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, या तेरी याददाश्त में कोई लोचा हुआ है क्या? कौन सा घर? यह घर जिसमें से तुमने मुझे धक्के मारकर बाहर निकल दिया। और इस दुनिया में मैं अपनी दादी को बड़ा मनाता हूँ। बाकी सब मेरे लिए कीड़े मकोड़े की तरह है। यहाँ तक कि तू भी उसके आगे कुछ नहीं, इसीलिए ज्ञान बाद में बांट, पहले इसे देख, इसके दोनों पैर मैंने आज ही तोड़े हैं, इसे दवाखाने ले जा। जब शौर्य के मुंह से ऐसी अपमानजनक बात अपने दादा के लिए सुनी तो सब हैरान रह गए। रागिनी जो वही बैठी थी ध्यान से आज शौर्य को गुस्से से देख रही थी। तभी विशाल की मां चिल्लाई, हैवान कही कि तूने मेरे बेटे के पैर तोड़ दिए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। तभी शौर्य उसे शैतानी स्माइल के साथ देखकर बोला, ओ मेरी प्यारी चाची, बचपन से लेकर अब तक जब तेरा बेटा मुझे पीटता था तो भी तू कहती थी कि मैंने उसे पीटा था। आज देख ले अपने लाडले को, जब मैं पीटता हूं तो ऐसी हालत होती है। और ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर वरना तेरी टांगे भी ढीली कर दूंगा। तभी दुष्यंत उठ खड़ा हुआ और शौर्य के पास आकर उसने अपना हाथ उठाकर शौर्य की गाल की ओर बढ़ाया। तभी शौर्य ने उसे हवा में ही पकड़ा और बोला, बुड्ढे ज्यादा जवानी दिखा रहा है क्या? उधर उस चुड़ैल के पीछे जाके चुपचाप खड़ा रह वरना सारी जवानी इधर ही उतर दूंगा। इतना कहकर उसने दुष्यंत को सीने में हाथ रखकर हल्का सा धक्का दे दिया। दुष्यंत उड़कर अपनी जगह पर खड़ा हो गया, मानो किसी ने उसे हवा में उठाकर वहां रखा हो। तभी शौर्य की नजर अभी पर पड़ी और वो मुस्कुराकर बोला, अरे बड़े भाग हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। मैं भूला नहीं कैसे उस नौकरानी को तुमने मुझे फंसाने के लिए भेजा था। वैसे क्या नाम था उसका? अरे हाँ, रिया नाम था उसका, जरा बुलाओ तो उसको। जब शौर्य ने ये कहा तो सब चुप हो गए। तभी शौर्य ने जरा जोर से कहा, अरे बुलाओ उसको या तुम्हारी टांगे भी मैं तोड़ दूं। जब शौर्य ने यह कहा तो एक नौकर तुरंत भागकर अंदर चला गया और तुरंत एक लड़की को खींच कर लेकर आया और बोला, मालिक यही है वो लड़की जिसने आप पर झूठा इल्जाम लगाया था। शौर्य ने रिया को देखा और बोला, तो रिया तुम्हें मैं आज सच बोलने का मौका देता हूँ, तो बताओ उस रात क्या हुआ था हमारे बीच? रिया ने ध्यान से सबको देखा। जब उसने अभी को भी वह देखा तो वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोली, उस रात तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझे अभी ने आकर तुमसे बचाया था। क्या बात कर रही हो सच में? इतना कहकर शौर्य ने एक जोरदार किक उस लड़की के पेट में मार दी और वो दर्द से कराह उठी। तभी शौर्य फिर बोला, इनमें से कोई भी आज झूठ सुनने के मूड में नहीं,
अब सच बताओ या फिर अगली बार तुम्हारा हाथ या पैर टूट सकता है। इस बार रिया समझ गई कि अगर उसने सच नहीं बताया तो अगली किक उसकी जान ले सकती है। अभी जो लात पड़ी थी वो इतनी खतरनाक थी कि उसका प्रत्येक इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुका था। उसने करहाते हुए कहा, उस रात कुछ नहीं हुआ था, अभी मालिक ने मुझे आपको फंसाने के लिए कहा था। तभी शौर्य बोला, है बस पगली रुलाएगी क्या, इतना सच काफी है। CH-15 न्याय तो होकर रहेगा। आज अग्निहोत्री मैंशन की सुबह सबसे मनहूस सुबह थी। शौर्य ने आते ही एक एक को चुप करा दिया था। जब सभी ने रिया को बात सुनी तो किसी को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हर कोई जानता था कि शौर्य को फंसाया गया है। शौर्य ने सभी में चेहरे ध्यान से देखे और बोला, देखा तुम में से किसी को हैरानी नहीं हुई, इसका मतलब आप सभी को अच्छे से पता था कि मुझे फंसाया गया था। अच्छी बात है, फिर मेरा काम आसान हो गया। इतना कहकर वह बिजली के रफ्तार से अभी के सामने आया और पलक झपकते ही उसने उसके दोनों हाथ कंधे से उखड़ दिए। अभी दर्द में जोर से चिल्लाया। तभी श्रीकांत आगे आकर शौर्य को देखते हुए बोला, अरे हरामखोर, गंदे नाली के कीड़े, बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी शौर्य ने एक चिमाट उसके गाल पर रसीद कर दी और बोला, अभी तुमने क्या कहा? बास्टर्ड? हाँ मैं हूँ बास्टर्ड। तभी तो उस औरत ने और उस आदमी ने मुझे नहीं अपनाया, अपने भाई से पूछो ना। नहीं तो उस चुड़ैल जैसे दिखाने वाली औरत को पूछो कि मैं बास्टर्ड हूँ या नहीं। और रही बात मुझे मारने की, तो मैं तुम्हें कई मौके दूंगा, बस मुझे मार कर दिखा। अब तेरे बेटों को अस्पताल लेकर जा। अपने बेटों को पहले तो सुधार ना सका, अब तो सुधार ले, वरना एक दिन तू भी इनके साथ अपने हाथ पैर तुड़वा लेगा। अब शौर्य ने उसके दादाजी को देखा और बोला, क्यों बे बुढ़े हो गया, ना दूध का दूध और पानी का पानी। उस दिन अगर मेरा यकीन करता तो आज यह नौबत ना आती। आज तेरे दोनों काबिल पोते अपाहिज हो गए, तू कुछ नहीं कर सका। अब बोल, क्या मैं निर्दोष था या नहीं? शौर्य की बात सुनकर दीनानाथ कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तभी शौर्य फिर चिल्लाया, तेरे मुंह में दही जम गया क्या, बोलना जल्दी। हाँ तुम निर्दोष थे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के वजह से मैं कुछ नहीं कह पाया। वो दोनों तुम्हें घर से बाहर निकलना चाहते थे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सका। दीनानाथ ने दर्द भरी आवाज में कहा। जब शौर्य ने ये सुना तो अपने माता पिता को देखा जो वहीं पर चुपचाप खड़े थे। वे दोनों डिप्लोमेट थे, पर हाथ पैर की लड़ाई में वो दोनों बेहद कमजोर थे। शौर्य की ताकत देखकर वो दोनों पहले ही डर गए थे। शौर्य फिर उनके सामने गया और बोला, इन दोनों को मैं नहीं चाहिए था ना, तो ठीक है बुढ़े, इनके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी आज शाम तक मेरे नाम होनी चाहिए। अगर किसी ने तंग करने की कोशिश की तो मैं उसे सीधा यमलोक भेज दूंगा। शौर्य ने रागिनी की ओर देखते हुए दीनानाथ से कहा। दीनानाथ ने भी हाँ में सिर हिला दिया था। वह भी जानता था कि शौर्य को ना कहना यानी किसी और के हाथ पैर टूटते हुए देखना। तभी शौर्य ने रिया को देखा जो अपनी जगह पर पड़े हुए कराह रही थी। वह उसके पास गया और बोला, मैंने हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया था। मैं तो तुम्हारे हिस्से के काम भी खुद करता था ताकि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सको, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे ही फंसाया। चलो फिर इस बात पर मैं तुम्हें आजादी दे देता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने उसे गर्दन पकड़कर उठाया और उसकी गर्दन कट के आवाज के साथ तोड़ डाली। सबके सामने शौर्य ने उसका खून कर दिया था। एक लड़की को उसने एकदम निर्ममता से मार डाला था। ये नजारा देखकर हर कोई कांपने लगा था। रागिनी तो लगभग बेहोश होने वाली थी। दुष्यंत का गला सूख गया था। वहीं पर उसकी छोटी बहन, वो तो मानो उसे सदमा लगा हो, वो सीधा रोने लगी। तभी शौर्य की आवाज सुनाई दी, जब तक मेरे नाम सारी इन दोनों की प्रॉपर्टी नहीं हो जाती तब तक मैं यही रहूंगा। इसकी लाश को गार्डन में दफना देना, और याद रहे ये बात अगर बाहर गई तो फिर मैं तुम्हें भी अपना मुंह खोलने से पहले मार दूंगा। सभी ने हमें अपना सिर हिलाया और वहां से चले गए। शौर्य भी अपनी दादी के कमरे की ओर चला गया। जब वह अंदर आया तो देखा उसकी दादी की एक फोटो कमरे में टंगी हुई थी। उसने उसे उतारकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, दादी मैं इस घर में वापस सिर्फ आपको लेने आया हूँ। आप झूठ कहती थी कि मेरी माँ मुझे एक दिन अपनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। शौर्य उसी कमरे में अपनी दादी के फोटो के साथ बात कर रहा था। तभी सिस्टम की आवाज आई, अबे ओ चिपट गंजू सुन, मुझे यहाँ पर बहुत सारे किरण हवा में दिख रहे हैं। इनमें एक अलग ऊर्जा प्रवाह दिख रहा है, क्या मैं इसे ट्राई करूं? इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। शौर्य ने धीरे से कहा। सिस्टम ने तुरंत इस बहते ऊर्जा प्रवाह को खुद की ओर खींचा और तुरंत उसमें बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हुई।
होस्ट ये तो नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। तुरंत सिस्टम ने सारे नेटवर्क पर मानो कब्जा जमा लिया और कई इंफॉर्मेशन इसने एक झटके में पा ली। इधर शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम 4 बजे के आसपास एक वकील प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स के साथ वहां आ गया। उसने सारे पेपर्स शौर्य के हाथ में दे दिए। शौर्य ने सारे पेपर्स ध्यान से पढ़े और वो दादाजी के कमरे में चला गया। उस वक्त उसके हाथ में अपनी दादी की तस्वीर थी। मैंने सारे पेपर्स देखे हैं, आपने तो अपनी प्रॉपर्टी भी मुझे दी है, ऐसा क्यों किया आपने? शौर्य ने अपने दादा से सवाल किया। यह एक छोटा सा प्रायश्चित था, क्योंकि मैंने तुम्हारे दादी को वादा किया था जो मैंने तोड़ दिया, तो तुम इस प्रॉपर्टी को रख लो तो मुझे अच्छा लगेगा, दीनानाथ ने एक दुख भरी आवाज में कहा। शौर्य इस बात को समझ गया और उसने आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ा रुकने के बाद शौर्य ने 2 गोलियां निकाली और टेबल पर रखी और बोला, मैंने उनके हाथ पांव तोड़कर गलत किया, इसीलिए उन्हें ये दवाई दे देना, वो दोनों पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर वह बाहर आया, तभी उसके सामने रागिनी और दुष्यंत खड़े थे। अब क्या करेगा शौर्य रागिनी और दुष्यंत के साथ? CH-16 राणा परिवार का आमंत्रण। जब शौर्य ने देखा कि रागिनी और दुष्यंत उसका इंतजार कर रहे हैं तो वो रुक गया और उनको देखने लगा। तभी रागिनी बोली, मुझे यकीन नहीं होता, पहले तुम एक नालायक नकारा थे, लेकिन अब एक गुंडे और खूनी भी बन गए हो मुझे। वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले शौर्य बोला, मेरे नजरों के सामने से चली जा, तू खुद मां कहलाने के लायक नहीं है। तुझे तो शर्म से कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। मुझे अपने आप पर शर्म आती है जो तुझ जैसी औरत की ममता पाने के लिए 20 साल तक इंतजार करता रहा। तुझे तो मुझे तभी समझना चाहिए था कि तू एक निहायती स्वार्थी और घटिया औरत है। पता नहीं तुझे किस गधे ने कलेक्टर बनाया। बाहर जाकर इसके बाद समाज में किसी को मां कैसे होती है इसका ज्ञान कभी मत देना, क्योंकि तू उसके लायक नहीं है। तू एक कुमाता है, कुमाता जो अपने बच्चे को ही जन्म होने पर मरना चाहती थी। आज सिर्फ शौर्य बोल रहा था और रागिनी सुन रही थी। उसकी पूरी लाइफ में किसी ने उसकी बात नहीं कटी थी, लेकिन आज शौर्य ने उसकी बात कटी थी, साथ ही साथ उसे बहुत कुछ सुनाया था। शौर्य फिर दुष्यंत की ओर देखकर कहा, और तुझे तो खुद को एक IAS कहना छोड़ देना चाहिए। तू अपनी पत्नी को सही गलत नहीं समझा सकता। तुझे तेरा बेटा आज एक कीड़े की तरह समझता है। तेरी औकात नहीं है खुद को बाप कहने की। मुझे तो अब डाउट आता है कि मेरा जन्म तुझी से हुआ है या तेरी बीवी। शौर्य ने इतना ही कहा और वो रुक गया। उसने फिर एक बार अपनी छोटी बहन को देखा और बोला, तेरा भाई आज भी कहता है तू इस औरत के साथ कभी मत रहना, ये मां कहलाने के लायक नहीं है, वरना ये तुझे भी उसी के तरह एक घटिया इंसान बना देगी। भले तुमने मुझे कभी रखी नहीं बंदी इस औरत के वजह से, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं, तो याद रखना कभी भी फ्यूचर में मुसीबत में पड़ो तो मुझे जरूर याद करना। इतनी सारी बातें सुनाकर शौर्य वहां से निकल गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि एक ब्लैक कलर की थार बाहर खड़ी थी और एक काला सूट पहने आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसने शौर्य को देखा और वो बोला, बड़े मालिक ने आपको लेने के लिए भेजा है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। शौर्य थोड़ा चौंक गया और उसने उससे पूछा, कौन है तुम्हारा बड़ा मालिक और वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? सर, हमारे बड़े मालिक का नाम मोहित सिंह राणा है, उन्होंने अपने यहाँ आपके रहने की व्यवस्था कर दी है। उस आदमी ने बड़े ही शान से कहा। शौर्य को यह नाम याद था तो उसने बिना कुछ सोचे चलने का इशारा कर दिया। ड्राइवर उसे इस गाड़ी में बिठाकर सीधा राणा फैमिली मैंशन पर चला गया। शौर्य को आज भी याद था कैसे वह और उसकी दादी राणा मैंशन आया करते थे। यहाँ आने पर हमेशा उसे अपनों का प्यार मिलता था। इस घर ने कभी भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। हर दिवाली को मोहित दादाजी उसके लिए नए कपड़े लाया करते थे। तभी उसकी आंखों के सामने एक लड़की की तस्वीर उभर आई, एक थोड़ी सी शर्मीली मगर बेहद खूबसूरत लड़की जो हमेशा उसके साथ अपनी बुक्स शेयर करती थी। कभी कभी वह उसके लिए स्कूल में मिठाई लेकर आया करती थी। तभी शौर्य को याद आया कि वह सिर्फ उसके सामने शर्माती थी, लेकिन बाकी लोगों के सामने वह एक गुंडे की तरह बर्ताव करती थी। एक बार तो उसने अग्निहोत्री मैंशन में अभी और विशाल को बुरी तरह से पिट दिया था। जब यह बात शौर्य को याद आई तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तभी ब्रेक लगने के आवाज से शौर्य अपने यादों से बाहर आया। सामने एक बड़ी सी हवेली थी और कई नौकर चाकर वहां अंदर बाहर घूम रहे थे, मानो किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे हो। जब शौर्य गाड़ी से उतरा तो उसने देखा रुद्र और प्रताप, जो मोहित दादाजी के बेटे थे, वह दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। शौर्य को देखते ही रुद्र बोला, छोरे, तूने तो हमारे से घना इंतजार करवाया। थारा प्रताप चच्चा तो बावला हो गया था,
बोल रहा था मैं खुद शौर्य को लाने जाऊंगा। शौर्य ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, अंकल मैं आपसे माफी चाहूंगा इंतजार करवाने के लिए। थोड़ा पुराना हिसाब ले रहा था उनसे तो देर हो गई। तभी प्रताप बोला, हाँ भाई महारे को पता लाग्यो से को तू कौन सा हिसाब ले रहा था। तूने तो 2 हाथ और 2 पैर लिए साथ ही एक लड़की को ऊपर पहुंचा दिया, इसके बाद माँ बाबा की सारी प्रॉपर्टी उस बुढ़े से अपने नाम करवा ली। तू तो हमसे भी बड़ा दबंग बन गया है। ऐसा क्या हुआ था तेरे साथ कि तू इतना बदल गया। आप ही अंकल मेरी हर बात की खबर रखते हो। हाँ ऐसा कुछ हुआ वहां पर चिंता ना करो, वो अग्निहोत्री इसके बाद मेरे रास्ते कभी नहीं आएंगे। शौर्य ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा। राणा फैमिली एक शूरवीर योद्धाओं की फैमिली थी, उनके लिए मारना काटना कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी अंदर से निर्मल आंटी की आवाज आई जो हाथ में एक पूजा का थाल लेकर आ रही थी। शौर्य तुम तो काफी बदल गए हो, तुम अब पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। उन्होंने शौर्य का तिलक किया और आरती उतारी, फिर उसे अंदर लेकर गए। निर्मल आंटी रुद्र अंकल की पत्नी थी। उन्हें 2 बेटे थे और दोनों आर्मी में ऑफिसर थे। तभी एक और खूबसूरत महिला बाहर आए और बोली, तुम कितना सुख गए हो। उन अग्निहोत्रियों ने तो हद पार कर दी है। उन्हें तो मैं गोलियों से भून दूंगी, इतने छेद करूंगी कि साले घर में चन्नी की जगह अपनी बॉडी यूज करेंगे। ये थी सुहानी आंटी जो एक पुलिस ऑफिसर थी। तभी शौर्य ने झुककर उनके पैर छुए, साथ ही बाकी लोगों के भी पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सभी बातें करते करते अंदर आए तो देखा एक बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठकर हुक्का पी रहा था। ये थे मोहित सिंह राणा, एक्स मेजर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। उन्होंने कारगिल और 72 के जंग में दुश्मनों को दांतों तले चने चबवाए थे। दादाजी को देखते ही शौर्य बहुत खुश हुआ और दौड़कर जाकर उनके गले लग गया। दादाजी ने भी शौर्य के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर सारे परिवार वाले शौर्य के आसपास जमा हो गए। आखिर राणा फैमिली शौर्य को इतना दुलार क्यों कर रही थी? क्या वे कुछ छुपा रहे थे? क्या रखा है शौर्य के लिए आने वाले समय में? क्या नियति आज कुछ अजीब खेल खेलेगी? CH-17 दादी का खत लेटर। आज राणा मेंशन में बहुत खुशी का दिन था। आखिर शौर्य जिसे सबने मरा हुआ घोषित कर दिया था वह वापस आ गया था। तभी प्रताप ने शौर्य से पूछा, शौर्य अब हमें सच बताओ, असल में तुम समुद्र में कूदे क्यों थे और तुम उसके बाद कहाँ गए थे? तुमने हम क्यों नहीं बताया? जब शौर्य ने ये सब सुना तो उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अंकल आपको तो पता है वे लोग मुझसे कितनी नफरत करते हैं। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अभी ने मुझे उस रात फंसाया। और शौर्य ने उस बात की पूरी घटना सुना दी। तभी वह कुछ सोचकर रुक गया। उसने अपने मन में सोचा, 1 मिनट में तो डायमेंशन में पिछले 3 महीनों तक रुका था, तो ये लोग सिर्फ 15 दिन क्यों बोल रहे हैं? क्या दोनों जगह समय अलग चलता है? सिस्टम, क्या तुम कुछ जानती हो? सिस्टम जो इंटरनेट से कई सारी जानकारी कलेक्ट कर रही थी। उसने शौर्य को कोई जवाब नहीं दिया। तभी उस तलवार की आत्मा को आवाज आई, मास्टर दीदी अभी बीसी है, मैं आपके सालों के जवाब देती हूँ। असल में उस जगह समय अलग तरह से चलता है। यहाँ के 2 हफ्ते अंदर 3 महीनों के समान होते हैं। ओ तो ऐसा है, अब मैं समझा ये सारा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। थैंक यू मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक बेस्ट नाम दूंगा और बहुत सारी चॉकलेट्स भी दूंगा। शौर्य ने बात को समझकर उसे एक प्रॉमिस कर दिया। फिर राणा परिवार को तरफ देखकर शौर्य बोला, दरअसल मैं समुद्र में कूदने नहीं गया था। मैं तो तट पर खड़ा था और अपने अंदर मचल रहे विचारों को भूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गलती से मेरा फोन मेरे हाथ से गिर गया। मैं उसे पकड़ने के लिए कूद गया था। मुझे जब फोन नहीं मिला तो मैं बाहर आने लगा, लेकिन मेरी सांस फूल गई तो मैं पानी में ही बेहोश हो गया था। लेकिन जब मेरी आंख खुली मुझे कुछ मछुआरों ने बचा लिया था। वे मुझे अपने साथ उनके शहर ले गए थे। मैं वहां उनके साथ पिछले 2 हफ्तों से रह रहा था और जब एक टेम्पो यहाँ आ रहा था तो मुझे उन्होंने यह छोड़ दिया। शौर्य ने अभी तक का घटनाक्रम एकदम सच्चाई के साथ कह दिया। सभी को शौर्य की बात एकदम सच लगी। तभी मोहित दादाजी बोले, शौर्य अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम अब हमारे साथ ही रह जाओ। तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने ये सुनकर सिर्फ हमें अपनी गर्दन हिलाए और कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद दादाजी ने पूछा, शौर्य अब नौकरी के बारे में क्या सोचा है? दादाजी दरअसल मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं एक एंटीक शॉप खोलना चाहता हूँ। मेरे पास लागत की सारी रकम है, बस जल्द से जल्द मैं ये काम शुरू करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमारी कंपनी भी इस सेक्टर में डील करती है। और खास बात तो यह है कि इसे तुम्हारी दोस्त आर्या इसे संभालती है।
जब दादाजी ने आर्या का नाम लिया तो शौर्य थोड़ा खुश हुआ, लेकिन अपने भाव चेहरे पर आने नहीं दिए। हाँ, आर्या, जिसकी याद शौर्य को थोड़ी देर पहले आई थी। शौर्य ने फिर पूछा, ये तो बहुत बढ़िया बात है दादाजी, मैं भविष्य में उससे कुछ सलाह ले सकता हूँ। वैसे दादाजी, मैं जब से यहाँ आया हूँ वो मुझे नहीं दिखी, कहाँ है वो? दादाजी बोले, अरे जरा सब्र करो, वो भी आती ही होगी, आज वह एक एंटीक के नीलामी में गई है, वह अभी वापस आती ही होंगी। तभी दादाजी बोले, शौर्य मेरे साथ मेरे स्टडी रूम में चलो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये तुम्हारी दादी ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। इतना कहकर दादाजी उठकर अपनी स्टडी की तरफ चलने लगे। रुद्र और बाकी परिवार तो कब का अपने कामों में व्यस्त हो चुका था। शौर्य और मोहित दादाजी उनकी स्टडी में चले गए। अंदर जाते ही एक पुरानी बंद किताब के अंदर से एक एनवेल्प निकालकर दादाजी ने शौर्य को दिया। शौर्य ने उस एनवेल्प को ध्यान से खोला तो पाया कि उसमें एक लेटर था। इसे देखकर शौर्य तुरंत समझ गया कि यह लेटर उसी की दादी द्वारा लिखा गया है। लेटर को शौर्य ने ध्यान से पकड़ा और उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसके चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में? उस लेटर में शौर्य के दादी ने शौर्य से एक वादा लिया था। वादा, वह भी शादी करने का, वो भी उस लड़की के साथ जिसे उसकी दादी ने पसंद किया था। शौर्य ने लेटर पूरा पढ़ा तब उसके आंखों में हल्के आंसू छलक रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और दादाजी से बोला, दादाजी, क्या इसमें जो कहा गया है वह सच है? आपको भी पता है को मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आर्या से शादी करूं। मेरी और आर्या की दुनिया अलग है। दादाजी थोड़ा मायूस होकर बोले, शौर्य, हमें आर्या के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसे हमेशा खुश रखे, जिसके सामने आर्या अपना दिल खोल कर रख सके, और मेरे हिसाब से तुम सही लड़के हो उसके लिए। तुम्हें तो पता है उसका गुस्सा और तेवर कितने खतरनाक है। शौर्य ने जब ये सुना तो वह समझ गया कि राणा फैमिली एक घरजमाई ढूंढ रही है जो उनके बेटी का गुस्सा और तेवर सह सके, और इसके लिए शौर्य से अच्छा बकरा कौन हो सकता है। लेकिन शौर्य जो अब पुराना शौर्य नहीं रहा, कैसे इसमें फंसेगा? तभी एक नौकर ने आकर बताया कि सारी तैयारियां हो चुकी है और छोटी मालकिन भी आ चुकी है। दादाजी मुस्कुराए और तुरंत शौर्य को लेकर नीचे आए। कुछ देर बाद सभी फैमिली मेंबर्स भी अपने सारे काम निपटाकर हॉल में आ गए थे। तभी शौर्य ने देखा कि एक परछाई सीढ़ियों के पास खड़ी है। शौर्य ने उसे ध्यान से देखा। उसने एक सफेद रंग का डिजाइनर वन पीस ड्रेस पहना था। उसने अपने बाल एक चोटी में पिरो दिए थे और उस छोटी को अपने राइट साइड के कंधे पर नीचे छोड़ दिया था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें झुंबर की रोशनी में एक क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। उसके गुलाबी ओंठ और उसके नीचे एक काला तिल दिल में हलचल पैदा करने के लिए काफी थे। उसका गोरा रंग उसके ड्रेस को अधिक कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। उसके ड्रेस पर सुनहरे धागों से कारीगरी की गई थी। वह इस तरह तैयार हुई थी मानो आज किसी के शादी में आए हो। तभी शौर्य ने सबको देखा तो वे भी ऐसे ही तैयार हुए थे, तो शौर्य को ये सब अजीब लगा। तभी वह लड़की नीचे आए और उसने शौर्य को एक नजर ऊपर से नीचे तक देखा और उसका चेहरा उतर गया। शौर्य ने देखा कि वह इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। CH18, ये तो जबरदस्ती है। शौर्य ने जब उसकी आंखें देखी तो उसकी नजरों में अब शौर्य के लिए वह अपनापन नहीं था। आज वह उसे एकदम तुच्छ नजरों से अपमान भरी भावना से देख रही थी, मानो वह कह रही हो, तुम्हारी औकात मेरे आगे कुछ नहीं। शौर्य जो ये समझ गया उसने भी फिर कुछ पूछना सही नहीं समझा और अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा हुआ। दादाजी ने ये देखा तो वो आर्या से बोले, बेटा यहाँ आओ, ये देखो तुम्हारा बचपन का दोस्त तुमसे मिलने आया है। जी दादाजी, ऐसा बोलकर आर्या शौर्य पास आए और एकदम ठंडेपन से उसे हाथ मिलाया तो तुरंत शौर्य ने अकड़कर अपने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। ये देख आर्या पहले थोड़ा चौंक गई, फिर उसने भी उसे अपना हाथ पीछे लेकर नमस्कार किया। राणा फैमिली के सभी लोगों ने देखा कि कैसे इन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तभी दादाजी बोले, आज परिवार के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। खुशखबरी यह है कि मैं अपनी पोती आर्या की आज सगाई करने जा रहा हूँ, वो भी शौर्य के साथ। मुझे लगता है आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है। जब ये शौर्य ने सुना तो वो खुद शौक रह गया और बड़बड़ाया, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? उसकी यह बात सबको सुनाई दी। तभी दादाजी उससे बोले, बेटा शादी तो आज न तो कल होने वाली थी, तुम्हें ये अब पता चल चुका है तो सगाई करने में क्या हर्ज है? शौर्य इस बात पर कुछ नहीं बोल पाया। उसके दादी ने उसे वचनबद्ध कर दिया था। कुछ सोचकर उसने आर्या को देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह सिर्फ शौर्य को घूर कर देख रही थी, मानो उसका बस चले तो वो उसे अभी पीट दे।
शौर्य ने भी उसकी तरफ देखा और धीरे से हल्की आवाज में उससे बोला, ज्यादा घूर मत, मुझे भी किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो तुझसे शादी करूंगा, वो तो तेरे इस बुढ़े ने और मेरी दादी ने मुझे फंसाया है। शौर्य ने कही हुई बात सिर्फ आर्या को सुनाई दी, बाकी किसी ने उसे नहीं सुना था। लेकिन ये बात बारूद के ढेर में माचिस की तीली की तरह थी। इसे सुनकर आर्या मानो पागल हो गई हो, और वो तुरंत बोली, रुकिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और मैं अभी छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं भी देखना चाहती हूं कि यह मेरे लायक है भी या नहीं। तभी दादाजी बोले, तुम्हारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है इसे जांचने के लिए, अब मेरी बात को मानकर यह सगाई की रस्म पूरी करो। आर्या ने कुछ सोचा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज आई, अरे भाई, आज तो कोई फंक्शन हो रहा है क्या यहाँ? मुझे नहीं बताया। आर्या, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? यह था किरण भंडारी, जो आर्या के साथ उसका बिजनेस पार्टनर था। वह पिछले 2 सालों से आर्या के पीछे पड़ा है, लेकिन आर्या उसे कभी घास नहीं डालती। वह भी राणा फैमिली की तरह एक बड़ी फैमिली से आता है। जब किरण अंदर आया और सबको देखा तो पहले वो खुश हुआ, लेकिन जब उसने शौर्य को देखा तो वो तुरंत बोला, अरे शौर्य साहब, आप तो जिंदा हैं, मुझे लगा घर से बाहर निकलने पर आपने सच में खुद को खत्म कर दिया होगा। शौर्य ने जब यह सुना तो उसने उसकी आवाज में अपने लिए एक घृणा महसूस की। फिर भी शौर्य ने जवाब दिया, हमारी कहा किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें मौत इतनी जल्दी आ जाए। लेकिन शौर्य आगे कुछ बोल पता, तभी आर्या बोली, किरण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम मुझे ऑफिस में मिल सकते थे ना? अब बोलो क्या काम है? अगर कुछ काम नहीं तो तुम वापस जा सकते हो। तभी दादाजी बोले, किरण बेटा, आओ, आज आर्या की सगाई हो रही है शौर्य के साथ, तुम भी हमारे खुशियों में शामिल हो सकते हो। जब किरण ने यह सुना तो उसका चेहरा उतर गया। उसने अपने ओंठ भींच लिए, फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करके बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे भी आपको एक अच्छा रेडीमेड घर जमाई मिल गया है। कांग्रेट्स आर्या, तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी होगी मुझे नहीं पता था। जब किरण यह कह रहा था तो उसके बातों में ताना साफ समझ में आ रहा था। तभी शौर्य उसको और मुड़ा और बोला, अबे ओ डेढ़ पसली, ज्यादा फड़फड़ा मत। रिश्ता हमारा हो रहा है, लेकिन तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? क्या पेट खराब हुआ है क्या तेरा? जब सब ने शौर्य के मुंह से ऐसी भाषा सुनी तो सब हैरान हो गए। अभी तक जो सबको हाजी हाजी कर बात कर रहा था, अचानक इतना कैसे बदल गया? और वो जो बोलने का अंदाज एकदम गुंडे जैसा क्यों लग रहा है? जब किरण ने यह बात सुनी तो वो और गुस्सा हो गया और आर्या की तरफ देखकर बोला, तो यह है तुम्हारी चॉइस? देखो इसे, ये बात किस तरह कर रहा है। यह बिल्कुल बिगड़ा हुआ और निहायती गुंडा है। तुमने भी सुना ना यह किस भाषा में बात कर रहा है? मैं अभी भी कहता हूँ, तुम्हें मुझसे अच्छा पति नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, तुम सिर्फ हाँ कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आज पूरे राणा फैमिली के सामने किरण आर्या को ऐसी बातें बोल रहा था जिसे सब सुनकर हैरान रह गए। दादाजी भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तभी शौर्य किरण के पास आया और उसने एक हाथ से किरण को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया और बोला, तूने अभी मुझे क्या बोला? मैं एक गुंडा हूँ? तूने कभी किसी गुंडे को देखा है? कभी उसकी मार खाई है? वो मेरी तरह नहीं होते, वो सिर्फ किसी के कुत्ते होते हैं और दूसरों के इशारों पर काम करते हैं। लेकिन मैं एक शेर हूँ जो किसी के आगे दुम नहीं हिलाता, और मैं जब मारता हूँ ना तो जिंदगी भर अपाहिज बनाता हूँ। फिर शौर्य ने आर्या के आंखों में देखा और अपने दूसरे हाथ से किरण का हाथ पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया। हड्डियां चूर होने की साफ आवाज सभी को सुनाई दी। उसी के साथ किरण के मुंह से चीख निकली। तभी शौर्य ने सबके सामने जोर से कहा, जिंदगी में इसके बाद आर्या के आसपास भी मत आना। आज तो सिर्फ हाथ गया है, अगली बार गर्दन चली जाएगी। इतना कहकर उसे कचरे की तरह दरवाजे के बाहर उछल दिया। किरण सीधा जाकर बाहर की दीवार पर टकराया और उसकी कुछ और हड्डियां टूट गई। तभी शौर्य ने राणा फैमिली को देखकर कहा, आप सभी ने अब तक मेरी एक साइड देखी है, मेरी दूसरी साइड कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी इस लड़की के काबिल हूं तो मैं शादी के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपनी वजह से किसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी इतनी देर से चुप खड़ी आर्या बोली, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। भाई, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कभी लड़की हाँ कहती है तो कभी ना कहती है। क्या है इसका कारण? CH-19 ब्लड जेड की रिंग। राणा मैंशन में शौर्य और आर्या की सगाई हो रही थी और घर के बाहर एक आदमी बेहोश होकर पड़ा था। तभी उसके कानों पर एक आवाज सुनाई दी और उसके शरीर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। ये उसका दिल था जो अभी आर्या की आवाज सुनकर टूटा था, और ये आदमी किरण भंडारी था जिसे शौर्य ने पीट दिया था।
जब सभी ने आर्या की हाँ सुनी तो सब हैरान होकर आर्या को देखने लगे। तभी आर्या आगे बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है शौर्य को हमारी शादी तक मेरी कंपनी में सबसे लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय से लेकर सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंचना होगा। सबने फिर शौर्य की तरफ देखा तो शौर्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं, पर हाँ मैं अपनी एक कंपनी शुरू करने वाला हूँ और मैं वादा करता हूँ कि अगले 1 साल में मैं अपनी कंपनी तुम्हारी कंपनी से बड़ी कंपनी बनाकर दिखाऊंगा। अगर मेरा चैलेंज मंजूर है तो मैं भी शादी करूंगा, वरना वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं तुम्हारे साथ शादी करने में। जब शौर्य की बात सभी ने सुनी तो तभी रुद्र अंकल बोले, छोरे तूने तो हमारा दिल जीत लिया, तू तो असली मर्द है जो खुद को साबित करेगा। तभी दादाजी बोले, ये बात तुमने सही कही है, शाबाश बेटा। तुम्हें जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उतना मैं तुम्हें दूंगा। तभी प्रताप अंकल ने कहा, शौर्य तू तो बड़ा खिलाड़ी है, तूने आर्या को चैलेंज किया है। उसकी कंपनी पहले से ही करोड़ों की कंपनी है, अगर तुम उसे हरा पाए तो मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि उसका हाथ तुम्हारे हाथ में खुशी खुशी दे दूंगा। तभी शौर्य ने कहा, आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी कंपनी को आर्या की कंपनी से बड़ी कंपनी बनाकर दिखाऊंगा, बस मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शौर्य ने आर्या को देखा और पूछा, तो बोलो तुम क्या कहती हो। आर्या ने कुछ सोचा और बोली, ठीक है, लेकिन तुम कभी भी हमारे परिवार का नाम इस्तेमाल नहीं करोगे। शौर्य ने अपने कंधे उचकाकर कहा, ठीक है, मुझे भी उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तभी दादाजी सिचुएशन को संभालते हुए बोले, अगर तुम दोनों इस बात पर एग्री करते हो तो सगाई की रस्म पूरी की जाए। प्रताप अंगूठी लेकर आओ। तभी प्रताप ने 2 अंगूठी के छोटे बॉक्स लाए और दोनों के हाथ में एक एक दे दिया। तभी शौर्य ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक सुनहरी रत्न जड़ित अंगूठी निकाली और बोला, अंकल मेरे पास यह एक एंटीक अंगूठी है जो मैं आज इसे आर्या को पहनना चाहता हूँ। सभी ने शौर्य के हाथ में जो अंगूठी थी उसे ध्यान से देखा, वह बेहद खूबसूरत और प्राचीन डिजाइन से बनी हुई थी। उसमें लगा हुआ लाल रत्न ब्लड जेड था। तभी आर्या बोली, यह तो रिंग ऑफ ब्लड का मिसिंग कलेक्शन है। इसकी मेल रिंग लास्ट ईयर एक ऑक्शन में 300 करोड़ में बिकी थी। शौर्य ने तो इसे ऐसे ही अपनी स्टोरेज के खजाने से निकाला था क्योंकि उसके पास बाकी अंगूठियां मर्दों की थी। अब मन ही मन वह पछता रहा था। उसके 300 करोड़ आज उसकी आंखों के सामने किसी और की अमानत बनने जा रहे थे। फिर भी अपने दुख को छिपाते हुए शौर्य मुस्कुराया। तभी आर्या ने उसे अंगूठी पहनाई और अपनी अंगूठी पहनाई जाने का इंतजार कर रही थी। शौर्य ने भी नकली मुस्कुराहट के साथ आर्या को अंगूठी पहनाई। उसके बाद पूरी फैमिली ने बैठकर डिनर किया। फिर डिनर के बाद शौर्य घर के पीछे जाने गार्डन में आया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे आर्या वहां खड़ी मिली। शौर्य तुरंत उसके पास गया और बोला, क्या बात है, मुझे तुमने अकेले यहाँ मिलने क्यों बुलाया। तभी आर्या बोली, तुमने वो अंगूठी कहाँ से पाई और तुमने पिछले सिर्फ 15 दिनों में ऐसा क्या किया कि तुम इतने बदल गए, और तुम ये गुंडे जैसी हरकतें और भाषा कब से बोलने लगे। तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आने वाला है, क्या तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। आर्या ने मानो प्रश्नों से उस पर हमला कर दिया हो। शौर्य एकदम चकरा गया और बोला, तुम जरा रुकोगी भी। पहली बात तो मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, और ये रिंग मुझे एक साधु ने हिमाचल के जंगल में मुझे दी थी और कहा था कि मैं इसे अपने होने वाले पत्नी को पहनाऊं, लेकिन अब तुम्हारे साथ मेरी सगाई हो रही थी तो मैंने ये तुम्हें पहना दी। बात रही मेरे पैसों की तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। शौर्य ने सारी बात आर्या से कह दी। फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे जब तुमने मुझे पहली बार देखा तो तुमने मेरे बारे में कुछ पूर्वाग्रह बनाया था। मैं तुम्हारे चेहरे से समझ गया था। क्या मैं जान सकता हूँ वह क्या था। जब आर्या ने ये सुना तो पहले वह थोड़ी हैरान हुई, फिर झिझकते हुए बोली, मेरी एक दोस्त ने बताया कि तुमने अपनी एक नौकरानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसी वजह से तुम्हें अग्निहोत्री खानदान ने घर से बाहर निकल दिया था। शौर्य ने ये सुना तो वो आर्या की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा, वह भी उस नौकरानी के साथ। बताओ मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है। आर्या बोली, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर जब तुम्हारी बहन सिया ने भी इस बात की पुष्टि की तो मैंने उस पर यकीन किया। तो ये बात है, तो फिर ऐसा करो, मेरी बहन को अभी कॉल करो और उसे फिर से पूछो क्या ये सच था या नहीं। शौर्य ने आर्या से कहा। आर्या को ये बात कुछ समझ नहीं आई, फिर भी उसने सिया को कॉल लगा दी। कुछ रिंग जाने बाद सिया ने कॉल उठाया और बोली, हेलो आर्या दी, कैसी है आप, क्या हुआ इतनी रात को फोन किया आपने। तभी आर्या इधर से बोली, वैसे कोई खास बात नहीं थी,
बस मैं यह पूछना चाहती थी कि क्या शौर्य सच में वो हरकत की थी। जब सिया ने ये सुना तो उसे तुरंत आज सुबह का सीन याद आया और वो डरते हुए बोली, आर्या दी, आज सुबह मुझे पता चला कि यह सब एक साजिश थी शौर्य को फंसाने के लिए। इसके पीछे अभी भैया और विशाल का हाथ था और वह नौकरानी उससे। तो जब सिया आगे जो हुआ बताने वाली थी तभी उसे फोन पर शौर्य की आवाज सुनाई दी। बस मुझे इतना ही आर्या को बताना था, थैंक यू, अब तुम फोन रख सकती हो। जब सिया ने शौर्य की आवाज सुनी तो वह बहुत डर गई। फिर शौर्य ने मुड़कर आर्या की तरफ देखते हुए कहा, अब हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। क्या और कुछ जानना चाहती हो या फिर तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? आर्या ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। आज उसके सामने जो शौर्य खड़ा था वह बहुत डोमिनेटिंग था। उसकी आभा ही सामने वाले पर प्रेशर बनाने के लिए काफी थी। कैसा रहेगा शौर्य का रिश्ता आर्या के साथ? क्या आर्या और शौर्य के रिश्ते में कोई दरार आएगी? क्या ये नया डोमिनेटिंग शौर्य आर्या को पसंद आएगा? सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ पॉकेट नॉवेल पर।